नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर एस के राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने जो आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि अपना खुद का एप्लीकेशन तैयार हो रहा है, वो आखिर हो चुका है। और 20 तारीख से पहले यानी आज 18 तारीख तो हो चुकी है। 18 के बाद में 19 फिर 20 यानी कि कल तक लगभग आपके प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छा रेस्पॉन्स दोगे। जिस प्रकार से आप यूट्यूब पर जुड़े हो उसी प्रकार से आप ऐप के ऊपर भी जुड़ोगे। और इस ऐप के बारे में आप जितने भी आपके विद्यार्थी, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्किल में, जितने भी आपका सर्किल है जहां पर आपके मित्र वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इस ऐप के बारे में बताना दोस्तों। और उम्मीद करूंगा, फुल कोशिश है, इसके अंदर इतनी मेहनत की है कि लॉकडाउन के दौरान आप घर पर बैठे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कि हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा फील होगा अगर इस ऐप के अंदर आप पढ़ाई करोगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले उन चीजों को याद कर। देखो, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत अपन दोस्तों अपने वहां तक पढ़ा था, अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। बार बार मैं आपको वही बताता हूं कि अपन पढ़ रहे थे दोस्तों अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ रहे थे मुन्ना? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और इन राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत अपन ने एक तो पढ़ लिया था दोस्तों मरुस्थल, और मरुस्थल के बाद दूसरे नंबर का पढ़ लिया था दोस्तों अपने कौन सा? अरावली। ठीक है ना। और अरावली के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी थी? ठीक है ना। तो राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों के वीडियो मैंने डाल दिया है। उन पहाड़ियों को आप अच्छे से पढ़ना। उन पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां से आप लोग एक एक चीज को मैंने बारीकी से नोट किया। वहां पर भी आप सभी को देख लेना, पूरा का पूरा वीडियो, 5 वीडियो बने अरावली के, सब जाकर के वहां पर देख लेना। आज अपन दोस्तों राजस्थान के तीसरे नंबर का भौतिक प्रदेश, जो तीसरे नंबर का जो भौतिक प्रदेश होता है मेरे विद्वान साथियों, उस भौतिक प्रदेश का नाम क्या था? मैदान। इस मैदान के बाद में पढ़ेंगे। और चौथे नंबर का भौतिक प्रदेश दोस्तों बताओ कौन सा होगा? पठार। क्योंकि 4 भागों में बटा है, मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। तो अपनी पेन कॉपी निकालो और हेडिंग डाल देना अपनी कॉपी के अंदर, राजस्थान का मैदानी भाग या मैदान, ये जिसे आप लोग कहते हो पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो देखना दोस्तों, इधर सबसे पहले अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उसका हेडिंग डालते हैं अपने मैदानी भाग या मैदानी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मैदानी भाग भी कह सकते हो, मैदानी प्रदेश कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैदानी भाग की विशेषता क्या दोस्तों? तो मैदानी भाग जो है ना दोस्तों, ये मैदानी भाग अगर आपको कोई पूछे कि मैदानी भाग विद्वान साथियों बताओ अवशेष किसका है, तो मैदानी भाग जो है ना विद्वान साथियों ये बताओ अपने कौन से सागर का अवशेष? अपने तो 33 सागर का अवशेष है। ठीक है ना। यानी कि मैदानी भाग ये अपने 33 सागर का अवशेष है भाई। 33 सागर जो मैंने आपको बताया था ना कि पेंजिया, पेंथालासा, पेंथालासा का परिवर्तित रूप बताओ दोस्तों क्या कहलाता है? 33 सागर। उसी 33 सागर से दोस्तों किसका निर्माण हुआ है? मैदानी भाग। यानी मरुस्थल जो है वो भी 33 सागर का अवशेष है, और अपना जो मैदान है दोस्तों ये भी अपने किसका अवशेष है? 33 सागर। यानी कि मैदानी भाग ये अपने 33 सागर का अवशेष है। और इस मैदानी भाग का दोस्तों अपने निर्माण किसके द्वारा हुआ है? अगर कोई पूछे दोस्तों कि मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो मैदानी भाग का निर्माण दोस्तों बताओ किसके द्वारा हुआ है? अपने तो नदियों के द्वारा हुआ है। यानी कि मैदानी भाग ये अपने 33 सागर का अवशेष है। और इस मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? नदियों से। क्योंकि जहां जहां पर दोस्तों आपको नदियां बहेगी, मैंने आपको एक बात बता देता हूं कि जहां जहां पर भी नदियां बहेगी वहां पर हमेशा दोस्तों बताना किसका निर्माण होगा? मैदान का। और जहां जहां पर नदियां बहती वहां पर पहले क्या था दोस्तों? 33 सागर। यानी कि मैदानी भाग 33 सागर का अवशेष है। और इस मैदान का निर्माण नदियों से हुआ साहब। अगर कोई कहता साहब कि दोस्तों मैदानी भाग जो है ना ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विस्तार कौन सी नदियों का है, तो ये राजस्थान के अंदर दोस्तों सर्वाधिक जो विस्तार है वो सर्वाधिक विस्तार दोस्तों एक तो नदी का नाम क्या हो गया? गंगा, प्लस दूसरे नंबर की दोस्तों नदी कौन सी है? यमुना। राजस्थान के अंदर मैदानी भाग सर्वाधिक गंगा तथा यमुना नदियों का विस्तार है भाई।
सीधा सीधा आपको कोई पूछेगा कि राजस्थान में मैदानी भाग किसका सर्वाधिक विस्तार है, तो एक तो नदी कौन सी है, गंगा, और दूसरी कौन सी है, यमुना। और फिर पूछेगा दोस्तों कि यह मैदानी भाग संपूर्ण जो आपका राजस्थान है, ये राजस्थान के कौन से भाग में फैला है, तो मैदानी भाग दोस्तों अपने राजस्थान के कौन से भाग में फैला, अपने तो पूर्वी भाग में फैला हुआ भाई। राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना, इस मैदानी भाग को आप लोग दोस्तों बताओ कौन सा भाग कहते हो। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि पूर्वी मैदान भी कह सकते हो, चाहे मैदान कहो, बात है कि दोस्तों देखना इधर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लेना भाई, ये जैसे कि आपका राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है ना, आराम से समझ लेना, ठीक उन्होंने ओके बोल। राजस्थान की दिशाएं कितनी होती है, 4, ये उत्तर दिशा हो गई, और ये वाली दिशा दोस्तों बताओ कौन सी है, दक्षिण, और इधर दिशा कौन सी है, पूरब, और ये दिशा बताओ दोस्तों कौन सी है, पश्चिम। राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर दोस्तों यहां से लगा करके इस तरफ, यहां से लगा करके इधर उत्तर और पश्चिमी साइड में दोस्तों आपके मरुस्थल कौन सा फैला, अपने तो थार का मरुस्थल, जिसे आप लोग दोस्तों अपने रेगिस्तान के नाम से भी पुकारते हो, थार का मरुस्थल लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर आपके दोस्तों राजस्थान के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना, क्लियर। अब दोस्तों राजस्थान के बीचों बीच के अंदर जब आप लोग यहाँ से इधर चलते हो ना दोस्तों, तो राजस्थान के बीचों बीच में आपके यहाँ पर एक पर्वतमाला फैली है विद्वान साथियों, और ये जो पर्वतमाला है दोस्तों, उस पर्वतमाला का नाम क्या होगा, अरावली। और अरावली राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है, और यहाँ पर राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। 9% भाग पर अरावली फैली है, जनसंख्या कितनी है, 10%। फिर दोस्तों एक भाग फैला है आपके यहाँ से ऐसे, यहां से लगा करके दक्षिण के अंदर ये वाला भाग, और ये जो भाग है दोस्तों, यही भाग आपके बताओ दोस्तों अपने कौन सा भाग कहलाता है, अपने तो मैदानी भाग कहलाता है, मैदानी भाग। और ये मैदानी भाग दोस्तों राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला, अपने तो 23% भाग पर। और यहाँ पर राजस्थान की दोस्तों अपने जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39%। और ये आपके राजस्थान की दिशा कौन सी है, पूर्वी, जिसके कारण दोस्तों इस मैदान को कौन सा भाग कहते हैं, पूर्वी मैदानी भाग। और एक दोस्तों यहाँ पर अगला जो भौतिक प्रदेश बचेगा उसका नाम दोस्तों क्या होगा, पठार। और पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है, 7%। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो राजस्थान की जनसंख्या पाई जाती है वो कितना % पाई जाती है, 11%। तो इस तरीके से आप राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों को पढ़ सकते हो। पहला कौन सा है, थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा मैदान, चौथा कौन सा है, पठार। तो दोस्तों देखना इधर कि सबसे पहले दोस्तों मरुस्थल मैदानी भाग जो है ना, ये अपने अवशेष तो किसका है, 33 सागर का, और इसका निर्माण किससे हुआ है, नदियों से। और ये सर्वाधिक 2 नदियों का विस्तार है दोस्तों, एक तो कौन सी है, गंगा, और दूसरी कौन सी है, यमुना। और ये राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला, जिसके कारण इसे पूर्वी मैदान कहा जाता है दोस्तों। और ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये राजस्थान के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ दोस्तों। और इस 23% भाग पर राजस्थान की टोटल जनसंख्या में से जनसंख्या कितनी प्रतिशत निवास करती है, तो यहाँ पर राजस्थान की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी कह सकते हो दोस्तों कि यह राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग है भाई। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग है। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई पूछेगा जनघनत्व वाला भाग है, जनघनत्व वाला भाग है, कौन सा भाग है दोस्तों, अपने तो मैदानी भाग है भाई। मैदानी भाग के अंदर दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, जनघनत्व। इस चीज को ध्यान रखना, जनघनत्व का मतलब क्या होता है, तो जनघनत्व का मतलब होता है दोस्तों कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है मेरे विद्वान साथियों, इन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दोस्तों क्या कहलाती है, जनघनत्व कहलाती है। ठीक है ना। यानी कि मरुस्थल के अंदर देखो, मरुस्थल में जनसंख्या कितना % है, 40%, लेकिन क्षेत्रफल कितना % है, 61.11। यानी कि यहाँ का क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या 40 है, और यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना कम है, 23%, और जनसंख्या इससे 1% ही कम। आपको कोई पूछेगा दोस्तों, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा भाग कौन सा है,
थार का मरुस्थल। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? पठार, क्योंकि यहाँ पर 61.11 है और यहाँ पर कितना परसेंट है? 7 क्षेत्रफल। लेकिन आपको भी पूछेगा दोस्तों की जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा कौन सा है? थार का मरुस्थल, कितना परसेंट है? 40। लेकिन जनसंख्या में छोटा कौन सा है? अरावली, कितना परसेंट है? 10। लेकिन आपको कोई ये पूछेगा दोस्तों कि बताओ कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग कौन सा? तो आप बताओ कौन सा बताओगे? मैदान, क्योंकि यहाँ पर जनघनत्व दोस्तों ध्यान रखना ज्यादा है। यहाँ पर 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। और मैंने आपको ये बताया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दोस्तों बताओ क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कम क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मात्र 23% है, जनसंख्या 39% है, इसलिए राजस्थान के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग पाया जाता है दोस्तों मैदानी भाग। और अगर कोई पूछे दोस्तों कि मैदानी भाग के विस्तार वाले, मैदानी भाग के दोस्तों विस्तार वाले जिले कौन कौन से हैं, तो मैदानी भाग के विस्तार वाले दोस्तों अपने जिले कौन कौन से? तो एक संभाग है दोस्तों पूरा का पूरा, और वो संभाग का नाम बताओ दोस्तों कौन सा होगा? भरतपुर संभाग। और दोस्तों भरतपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं दोस्तों। बीएससी कहां से करोगे दोस्तों? अपने तो बीएससी अपने धौलपुर से करोगे, प्लस एक जिला और अगला कौन सा होगा? दौसा, प्लस 200 अगला जिला और कौन सा होगा? टोंक, और एक जिला दोस्तों और कौन सा होगा? प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में दोस्तों अगला जो जिला होगा वो दोस्तों अपने कौन सा होगा? बांसवाड़ा। इस तरीके से आप मैदानी भाग के जिले, भरतपुर संभाग के जिले भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बीएससी भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, और धौलपुर, फिर दौसा, फिर टोंक, और प्रतापगढ़, और कौन सा होगा? बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो देखना इधर। अब अगला वापस आगे की ओर जो इनकी विशेषताएं दोस्तों वो आप ध्यान रखना। आपको पूछेगा दोस्तों कि यहाँ पर मैदानी भाग के अंदर दोस्तों वर्षा का मान कितना है? तो मैदानी भाग के अंदर जो दोस्तों वर्षा का मान होता है वो वर्षा का मान दोस्तों 50 से लगा करके 50 सेंटीमीटर से लगा करके कितना सेंटीमीटर होता है? सब 80 सेंटीमीटर होता है। यानी कि यहाँ पर वर्षा का मान 50 से कितना होता है? 80 सेंटीमीटर। दूसरा ये पूछेगा दोस्तों कि यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु कौन सी होती है? तो मैदानी भाग के अंदर दोस्तों बताओ जलवायु कौन सी पाई जाती है? अपने तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, साफ आर्द्र जलवायु। वर्षा का मान 50 से कितना होगा? 80 सेंटीमीटर। और यहाँ की जलवायु दोस्तों कौन सी होगी? आर्द्र। आर्द्र जलवायु के साथ साथ दोस्तों अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है मेरे विद्वान साथियों वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ कच्छारी मृदा पाई जाती है। साफ कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ कच्छारी। और ध्यान रखना दोस्तों जलोढ़ कच्छारी मृदा जो है ना ये राजस्थान की नहीं है, संपूर्ण भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है भाई, सबसे उपजाऊ मिट्टी है राजस्थान। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी बताओ कौन सी होगी? जलोढ़ कच्छारी। इसका मतलब अगर मैदानी भाग के अंदर जलोढ़ कच्छारी मृदा पाई जाती है तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग भी कौन सा होगा? मैदान होगा, बिल्कुल मैदान होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जब जलोढ़ कच्छारी है और जलोढ़ कच्छारी मृदा ही पूरे भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ भूभाग भी कौन सा होगा? मैदान। यानी आप लोग कह सकते हो कि यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ वाला भाग है भाई, राजस्थान का सबसे उपजाऊ भाग है। इसे भी आप ध्यान रख सकते हो, उपजाऊ भाग है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ कच्छारी। फिर आपको कोई पूछेगा दोस्तों कि यहाँ पर प्रमुख रूप से जो फसलें होती है वो फसलें कौन कौन सी होती है? तो एक तो फसलें बताओ दोस्तों कौन सी होगी? गेहूं, और गेहूं के बाद में कौन सी होगी? जौ के बाद में दोस्तों अगली फसल कौन सी होगी? सरसों, और सरसों के बाद में विद्वान साथियों अगली कौन सी होगी? चना। यानी कि फसलें होती है गेहूं, जौ, सरसों, चना। बोलो एक बार मेरे साथ में, गेहूं, जौ, सरसों, चना। और यहाँ की मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ कच्छारी, जो संपूर्ण भारत की दोस्तों सबसे क्या है? उपजाऊ। और यहाँ की फसलें कौन कौन है? गेहूं, जौ, सरसों और चना। फिर दोस्तों आप ध्यान रखना यहाँ का मुख्य रूप से अगर कोई पूछता दोस्तों कि यहाँ का व्यवसाय कौन सा है, तो यहाँ का जो व्यवसाय होगा दोस्तों वो भी कौन सा होगी? कृषि। और कृषि के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर इस मैदानी भाग में दोस्तों सिंचाई किससे
की जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना सिंचाई कुओं तथा नलकूपों से सर्वाधिक की जाती है। साफ, यहाँ पर सिंचाई दोस्तों कुओं तथा नलकूपों द्वारा सर्वाधिक की जाती है। और इसी मैदानी भाग को दोस्तों राजस्थान में ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर मैदानी भाग को अन्न का कटोरा कहा जाता है। साहब, अन्न का क्या कहते हैं? कटोरा। जबकि अन्न का कटोरा वाला दोस्तों आपको कोई जिला पूछेगा तो बताओ दोस्तों, जिले का नाम क्या होगा? श्री गंगानगर होगा। यानी कि यहाँ का व्यवसाय कृषि है, सिंचाई कुओं तथा नलकूपों से की जाती है। और इसे राजस्थान के अंदर दोस्तों कृषि ज्यादा होने के कारण क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा। जबकि अन्न का कटोरा वाला दोस्तों जिला कौन सा होगा? श्री गंगानगर होगा। राजस्थान में अन्न का कटोरा कहते हैं, अन्न का कटोरा वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। व्यवसाय कौन सा है? कृषि। और सिंचाई कुओं तथा किससे होती है? नलकूपों से। और इस मैदानी भाग के अंदर प्रमुख नहरें कौन कौन सी है? तो एक का नाम तो दोस्तों अपने कौन सी? तो यमुना नहर। कौन सी है दोस्तों? यमुना नहर। और एक नहर और है जिसका नाम है दोस्तों अपने कौन सी? तो भरतपुर नहर। और इसी यमुना नहर का प्राचीन नाम है दोस्तों अपने गुड़गांव नहर। इस तरीके से दोस्तों आप मैदानी भाग की जो इंपॉर्टेंट विशेषता है उन्हें आप याद रख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। अब देखो, सुनना एक बात। देखो, अपन मैदान पढ़ रहे दोस्तों, और मैदानी भाग सबसे पहले जो अवशेष है वो मैदानी भाग किसका अवशेष है? तेतीस सागर। ठीक है ना, यानी तेतीस सागर का अवशेष है। और इस मैदानी भाग का दोस्तों निर्माण किससे हुआ है? नदियों से। सर्वाधिक विस्तार किन नदियों का? तो एक तो कौन सी होगी? गंगा। और दूसरी कौन सी होगी? यमुना। और मैदानी भाग राजस्थान के कौन से भाग में फैला है? पूर्वी भाग, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग कहा जाता है। जो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 23%। जनसंख्या कितनी है? 39%। और ये राजस्थान के अंदर दोस्तों सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जनघनत्व। और जनघनत्व वाला भाग भी कौन सा होगा? मैदानी भाग। विस्तार वाले जिले दोस्तों, एक तो संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। जिले कितने हैं? 4। बीएससी कहां से करोगे? धौलपुर, फिर दौसा, टोंक, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा होगा सब। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों जो वर्षा का मान पाया जाता है ना सब, वो कितना होगा? 50 से लगा करके 80 सेंटीमीटर। और यहाँ की दोस्तों जलवायु कौन सी होगी? आर्द्र होगी सब। ठीक है ना। और यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है सब? जलोढ़ कच्छारी मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ कच्छारी संपूर्ण भारत की सबसे कौन सी मिट्टी होगी साहब? उपजाऊ मिट्टी होगी। और यहाँ की प्रमुख जो फसलें हैं दोस्तों वो है गेहूं, जौ, सरसों, चना। गेहूं, जो सरसों, चना। और यहाँ का व्यवसाय कौन सा है? कृषि। और यहाँ पर दोस्तों जो सिंचाई होती है वो किससे होती है? कुओं तथा नलकूपों से। और इस मैदानी भाग को राजस्थान में दोस्तों अन्न का क्या कहते हैं? कटोरा। और अन्न का कटोरा वाला जिला पूछे तो कौन सा होगा? श्री गंगानगर। और यहाँ की नहरें दोस्तों, एक तो कौन सी है? यमुना नहर। दूसरी कौन सी है? भरतपुर नहर। और मैदानी भाग राजस्थान का सबसे दोस्तों बताओ कौन सा भाग होगा? उपजाऊ भाग होगा। ये आपको मैदानी भाग में ध्यान रखना। अब दोस्तों मैदानी भाग को राजस्थान में नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों अपने तो 3 भागों में बांटा गया है। अब उन 3 भाग कौन कौन से दोस्तों उसको देखते। देखो, नदियों के आधार पर मैदान को वापस 3 भागों में बांटा गया। देखो, कौन कौन से है? आराम से देखना इधर। देखो, मैदान, जो आपका मैदान पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये जो आपका मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को दोस्तों अपने जो नदियां हैं उन नदियों के आधार पर वापस दोस्तों ध्यान रखना कितने भागों में बांटा गया? अपने तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है ना, 3 भागों में। देखो कौन कौन से 3 भाग है जो आराम से समझना इधर। ये आपका दोस्तों अपने राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, ये अपना राजस्थान है। देखो राजस्थान की दिशा नोट कर देता हूं, उत्तर दिशा, ये होगी दोस्तों अपने कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। ये होगी अपने पूर्वी दिशा। ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा।
आप देखना दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी अपने मैदानी भाग जो ना, इसे 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखना दोस्तों, आपका जो 3 भाग है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला भाग कौन सा है। जो देखो, जो पहला भाग होगा मेरे विद्वान साथियों, वो वाला जो मैदान है, उस वाले मैदान को कहा जाता है अपने माही का मैदान। बताओ दोस्तों, कौन सा मैदान कहते हैं? माही का मैदान, यानी माही नदी बनाएगी, माही मैदान कहलाएगा। दूसरा जो मैदान होगा मेरे विद्वान साथियों, बताओ वो वाला मैदान कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा अपने बनास का मैदान। ये कहलाएगा दोस्तों अपने बनास का मैदान। और जो तीसरे नंबर का मैदान होगा, तीसरे नंबर का वो मैदान कहलाएगा दोस्तों, आपके यहां पर कर देता हूं मैं, वो मैदान कहलाएगा आपको दोस्तों अपने चंबल प्लस बाण गंगा का मैदान। समझेंगे आराम से इसे, क्या होता है चंबल प्लस बाण गंगा का मैदान। एक हो गया अपने बनास का मैदान और तीसरा कौन सा हो गया? माही का मैदान। ये 3 प्रकार के मैदान है राजस्थान में। कहां कहां पर बनेंगे गुरुजी? बिल्कुल बनेंगे। नदियों की डिटेल बनना नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि नदियां कैसे आ रही। देखना, यहां से मध्य प्रदेश लगता है, इधर एक राज्य लगता है दोस्तों जिसका नाम है अपने मध्य प्रदेश, और यहां पर लगता है दोस्तों जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और यहां जो राज्य लगता है दोस्तों, उस राज्य का नाम बताओ कि कौन सा होगा? गुजरात। ठीक है ना। यहां पर मध्य प्रदेश से दोस्तों एक नदी निकल के आती है मेहद झील से, ठीक है ना, आगे गुरुजी, ठीक है, आगे बांसवाड़ा से गई प्रतापगढ़, फिर दोस्तों डूंगरपुर में गई इधर, और डूंगरपुर में जाने के बाद दोस्तों गुजरात में चली गई, यहां से गुजरात में चली गई। और ये नदी दोस्तों अपने गुजरात में गई और गुजरात में चली गई, और गुजरात में जाने के बाद दोस्तों इस नदी का जाकर के अंत हो जाता है इस तरह। ठीक है ना। ओके गुरुजी, सभी को पता है कि नदी का नाम क्या है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गुरुजी। क्या नाम होगा? अरे भाई माही होगा, माही, माही, माही नदी। माही नदी उल्टी यू की आकृति में बहती है। देखो उल्टा जो यू बन रहा ना, यहां से ऐसे इस आकृति में बहती है। इस नदी का नाम है माही नदी। अब देखना माही नदी की क्या विशेषता। देखो, माही नदी एमपी से निकलती है, ठीक है, ओके गुरुजी, निकलती है। यहां से आने के बाद दोस्तों, यहां से इस जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है, और जहां पर ये दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है ना, यहां पर दोस्तों राजस्थान का एक जिला लगता है अपने, और उस जिले का नाम बताओगे विद्वान साथियों, बताओ जिला कौन सा होगा? बांसवाड़ा होगा। ठीक है गुरुजी, बिल्कुल बांसवाड़ा होगा गुरुजी, बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा के बाद मेरे विद्वान साथियों नदी आगे की ओर जाती है, और आगे बताओ कौन से जिले में जाती है? प्रतापगढ़ में जाती है। ठीक है गुरुजी, प्रतापगढ़ में चलिए। फिर दोस्तों नदी आगे की ओर जाती है, और आगे एक जिला आता है जिसका नाम दोस्तों बताओ कौन सा होगा? डूंगरपुर में जाती है। अपने डूंगरपुर से कोई मतलब नहीं है, अपने यहीं तक ही चाहिए। अब देखो, जब माही नदी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जाती है दोस्तों, तो बांसवाड़ा से लगा करके प्रतापगढ़ के मध्य यहाँ इस क्षेत्र में, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा से लगा करके दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर माही नदी जो है ना, एक मैदान बनाती है। मैदान बनाती है क्योंकि देखो यहाँ पर मैदान क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर इसके सहायक नदियां, छोटी मोटी सहायक नदियां, नाले वगैरह, गांव का पानी वगैरह सब आकर के इस क्षेत्र में मिलता है। बांसवाड़ा से लगा करके कहां तक मिलता है? प्रतापगढ़। तो जो माही का मैदान है दोस्तों, इस माही के मैदान का जो विस्तार है, आपको कोई पूछेगा कि माही नदी का जो मैदान है, इस मैदान का विस्तार बताओ कहां से कहां तक है? तो दोस्तों अपने जिले का नाम क्या होगा? बांसवाड़ा। और इस बांसवाड़ा से लगा करके बताओ दोस्तों अपने कहां तक फैला है? प्रतापगढ़ तक फैला है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य बताओ दोस्तों कौन सा मैदान फैला है? माही का मैदान। और इसी बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ का जो मध्यवर्ती प्रदेश है मेरे विद्वान साथियों, उस वाले प्रदेश को कौन सा भाग कहा जाता है? कौन सा प्रदेश कहते हैं? अपने तो कांठल प्रदेश कहते हैं। जिसके कारण दोस्तों ध्यान रखना, इस माही के मैदान को आप लोग बताओ दोस्तों कौन सा मैदान कहते हो? कांठल का मैदान। कांठल के मैदान के अलावा दोस्तों आप लोग इस माही के मैदान को और कौन से मैदान के नाम से पुकारते हो? अपने तो छप्पन का मैदान भी कहते हो। बताते हैं यहाँ पर 56 गांव आते हैं।
बीच में 56 गांव आते हैं, 56 गांव की नदियां आती है, छोटे छोटे नाले आते हैं दोस्तों। तो उन्हीं 56 गांव या नदी नालों के समूह के कारण इस माही के मैदान को बताओ कौन सा मैदान कहते हैं? 56 का मैदान बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य फैला है। इस वाले भाग को कौन सा भाग कहते हैं? कांठल, जिसके कारण मैदान का नाम क्या होगा? कांठल का मैदान। और इसी भाग को और क्या कहते हैं? 56 का मैदान। जिला बांसवाड़ा से कहां तक है? प्रतापगढ़। और इस मैदान का नाम बताओ विद्वान साथियों आप लोगों के, कौन सा मैदान होगा? माही का मैदान होगा। ठीक है, क्लियर गुरुजी? बिल्कुल क्लियर जी, कोई दिक्कत ना। अब देखो गुरुजी, दूसरा मैदान को नाम किया है बनास नदी। बिल्कुल साफ, बनास को मैदान गुरुजी कहां से कहां तक है? बनास नदी सभी को पता, बनास नदी कहां से निकलती है? पढ़ाया भी था मैंने आपको, पता हो तो। बनास नदी निकलती है गुरुजी खमनौर से, निकलती है ना खमनौर से। खमनौर राजस्थान के कौन से जिले में लगेगा? खमनौर तो गुरुजी राजसमंद में लगेगा। ठीक है गुरुजी, राजसमंद में लगेगा। यहां से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम बताओ क्या होगा? बनास नदी होगा। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और सीधी जाती है दोस्तों अपने राजस्थान के चित्तौड़ जिले में, राजसमंद के बाद फिर भीलवाड़ा में जाती है, फिर दोस्तों अजमेर में जाती है। अजमेर राजसमंद से निकली, फिर दोस्तों चित्तौड़ में जाती है, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा में जाती है, फिर अजमेर में जाती है, फिर टोंक और सवाई माधोपुर में जाते हुए सीधी जाकर के दोस्तों चंबल में मिल जाती है। ये जो नदी होगी दोस्तों, इस नदी का नाम बताओ क्या होगा? बनास नदी। बनास नदी दोस्तों निकलेगी कहां से? राजसमंद। राजसमंद के बाद में दोस्तों बताओ कौन से जिले में जाएगी? चित्तौड़। और चित्तौड़ के बाद में दोस्तों भीलवाड़ा अजमेर होते हुए बताओ दोस्तों कहां पर जाएगी? टोंक में जाएगी। तो देखना यहां पर क्या विशेषता, जो राजसमंद से निकलने के बाद यहां पर चित्तौड़ से लगा करके राजसमंद के मध्य, चित्तौड़ से लगा करके राजसमंद के मध्य जो मेवाड़ प्रदेश है, यहां पर दोस्तों बनास नदी एक मैदान बनाती है। उस मैदान को कहा जाता है दोस्तों अपने मेवाड़ा का मैदान कहते हैं सब। बताओ दोस्तों कौन सा मैदान कहते हैं? मेवाड़ा का मैदान। और ये मेवाड़ा का मैदान विद्वान साथियों ध्यान रखना कहां से कहां तक फैला है? राजसमंद से लगा करके बताओ दोस्तों कहां तक फैला है? चित्तौड़ के मध्य फैला है। मेवाड़ा का मैदान बनास नदी बनाती है, राजसमंद से लगा करके कहां तक फैला है? चित्तौड़। दूसरे नंबर का मैदान दोस्तों टोंक में बनेगा, यहां पर इस वाले क्षेत्र में, यहां पर। और यहां जो बनेगा मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना, यहां पर मैदान बनता, उस मैदान को कहा जाता है मालपुरा का मैदान। और ये मालपुरा का मैदान दोस्तों बताओ कौन से जिले में बनेगा? टोंक में बनेगा। मालपुरा का मैदान टोंक में बनेगा। कौन सी नदी बनाएगी? बनास। कंफ्यूज क्लियर हो गई? देखो यानी कि बनास नदी राजस्थान के अंदर दो मैदानों का निर्माण कर रही है। मेवाड़ा का मैदान राजसमंद से कहां तक बना रही है? चित्तौड़। दूसरा मालपुरा का मैदान बताओ कौन से जिले में बन रहा है? टोंक में बन रहा है। मेवाड़ा का मैदान राजसमंद से चित्तौड़, और मालपुरा का मैदान दोस्तों कहां पर बन रहा है? टोंक में। ध्यान रखना विद्वान साथियों, बनास नदी जब निकलती है तो बनास नदी में कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बनास नदी में दोस्तों कुछ टीलेनुमा आकार की पहाड़ियां रह जाती हैं। टीलेनुमा आकार की पहाड़ियां, तो टीलेनुमा आकार की जो छोटी छोटी दोस्तों अपने जो पहाड़ियां रह जाती है बनास नदी में, उस मैदान को ध्यान रखना दोस्तों पीडमांट का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान कहते हैं? पीडमांट का मैदान कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बताओ कि पीडमांट मैदान जो टीलेनुमा आकार की पहाड़ियां बसती है बनास नदी में, उस मैदान को बताओ कौन सा मैदान कहते हैं? पीडमांट का मैदान। जो आपके राजस्थान में बताओ कौन सी नदी बनाती है? बनास। मेवाड़ा का मैदान राजसमंद से कहां तक है? चित्तौड़। और मालपुरा का मैदान कहां पर है? टोंक में। ठीक है गुरुजी, कंफ्यूज क्लियर? अगला दोस्तों ध्यान रखना, अगला जो मैदान है वो मैदान है दोस्तों अपने चंबल प्लस बाणगंगा का मैदान। नदियां दो अलग अलग है, जबकि मैदान एक ही जगह बनता है दोस्तों। ध्यान रखना कहां पर बनेगा? मध्य प्रदेश में विद्वान साथी ध्यान रखना, यहां पर एक पहाड़ी लगती है मध्य प्रदेश में, और उस पहाड़ियों का नाम है मेरे विद्वान साथियों अपने जाना पाव की पहाड़ियां। बताओ
कौन सी पहाड़ियां हैं? जानापाव की पहाड़ियां महू जिला मध्य प्रदेश में लगती है। जानापाव की पहाड़ियां एमपी। यहां से एक नदी का उद्गम होता है साथी, जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी एमपी के बाद राजस्थान में आती है। राजस्थान में जाने के बाद दोस्तों अपने यूपी में जाती है, और ये चली गई लो जी यूपी के अंदर। ठीक है, लो जी नदी जाइए अंदर। ठीक है, ये लो जी नदियां बह रही है, और नदियों में दोस्तों ध्यान रखना क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। ठीक है ना, और नदियां में चलोगे था क्या? पानी। अब कोई दिमाग में यहाँ तो कौन घूम रहे हो, पानी ऊंचो कहाँ जा रहे हो? ठीक है ना, और ऊंचो कौन जा रहे हो? और नदी इस साइड में बह रही है, मैप का ऊपर यहाँ नहीं बता रहे कि बताना। ठीक है ना, अब देखो सुनो, ये जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम है चंबल नदी। राजस्थान एमपी से निकली, फिर दोस्तों यहां से एक नदी आती है आपके, और उस नदी का नाम है दोस्तों, बताओ कौन सी नदी आएगी? यमुना नदी। और यहां पर आने के बाद दोस्तों यूपी में जाकर के बताओ दोस्तों, चंबल नदी किस नदी में मिल जाएगी अपने? तो यमुना में मिल जाएगी। लॉज ले चला यमुना के अंदर। यमुना नदी में भी दोस्तों बताओ क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है गुरुजी, जहां पर यमुना में मिलती है वहां पर स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम है दोस्तों मुरादगंज, इटावा जिला, यूपी। इस जगह पर आने के बाद दोस्तों चंबल और यमुना का मिलन हो जाता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता दोस्तों वो क्या है? इस नदी का नाम ध्यान रखना विद्वान साथियों, बताओ नदी का नाम क्या होगा? चंबल नदी। अब देखो चंबल नदी की मेन बात क्या है, विशेष बात देखो, जब चंबल नदी निकलती है तो चंबल नदी क्या करती है दोस्तों, अपने जो किनारों की जो मिट्टी होती है ना, उस पानी ज्यादा होने के कारण किनारों की मिट्टी को काट देती है, और जो कट जाती है दोस्तों उस चीज को कहते हैं दोस्तों अपने अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। अवनालिका अपर्दन, यही ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में, संपूर्ण भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल। और ये जो अवनालिका अपर्दन है दोस्तों, इसे उत्खात स्थला करती है, इसे राजस्थान में। ध्यान रखना दोस्तों, अवनालिका अपर्दन को संपूर्ण राजस्थान में दोस्तों ध्यान रखना कौन सी भूमि कहते हैं? बीहड़ भूमि कहते हैं। बिल्कुल खेती करने योग्य नहीं होती, बिल्कुल बीड़ो होगा बिल्कुल। चंबल नदी राजस्थान में अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है, और अवनालिका अपर्दन को राजस्थान में बीहड़ भूमि कहते हैं। और यही बीहड़ भूमि जो है दोस्तों खड्डे हो जाते हैं, यानी कटा फटा क्षेत्र बोल सकते हो आप, कटा फटा क्षेत्र। नदियों के किनारे स्थित वह भाग जो पानी के कारण कट गया हो, और उसी कटे फटे क्षेत्र को अवनालिका अपर्दन भारत में कहते हैं, राजस्थान में क्या कहते हैं? बीहड़ भूमि। और दोस्तों ध्यान रखना, बीहड़ भूमि जो है, इस बीहड़ भूमि को क्या कहा जाता है? तो बीहड़ भूमि को राजस्थान के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, डाकुओं की ध्यान रखना दोस्तों क्या कहते हैं? तो इस बीहड़ भूमि को दोस्तों डाकुओं की किस नाम से पुकारते हैं? शरण स्थली के नाम से पुकारते हैं। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है, और इस अवनालिका अपर्दन को राजस्थान में बीहड़ भूमि कहते हैं। बीहड़ का मतलब होता है कटा फटा क्षेत्र होना, और इस बीहड़ को डाकुओं की क्या कहते हैं? शरण स्थली कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है बीहड़ का? ये भी पूछा जा चुका है। तो सर्वाधिक जो विस्तार है दोस्तों बीहड़ का, वो कहां पर है? तो वो है दोस्तों अपने कोटा में है। कोटा के बाद में दोस्तों अपने सवाई माधोपुर में है, और सवाई माधोपुर के बाद में कहां पर है दोस्तों? तो सवाई माधोपुर के बाद में धौलपुर में है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर के अंदर है। अगली बात क्या रखनी दोस्तों, इसे रोकने के लिए, बीहड़ भूमि के विस्तार को रोकने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है, और उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों अपने डांग विकास कार्यक्रम। डांग विकास कार्यक्रम चल रहा है, और ये डांग विकास कार्यक्रम कब चला था? 2004 के अंदर। और ये कितने जिलों में चल रहा है गुरुजी? 8 जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में चल रहा है? 8 जिलों में। 8 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो पूरा का पूरा संभाग होगा, उस संभाग का नाम होगा भरतपुर संभाग। जिले कितने आते हैं? 4।
प्लस एक संभाग और होगा जिसका नाम क्या होगा, कोटा संभाग। इसमें भी जिले कितने आते हैं, 4। 4 तो भरतपुर संभाग का है, 4 कोटा संभाग का है, 4 4 कितना हो गया, 8। इन 8 जिलों में कार्यक्रम कौन सा चल रहा है, डांग विकास। और ये कब चला था, 2004 के अंदर, ध्यान रखना। और अगर आपको कोई पूछे मेरे विद्वान साथियों कि डांग की दोस्तों आप लोगों को कोई पूछे कि यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रख लेना। डांग की रानी करौली को कहा जाता है, जबकि राजस्थान में डांग का राजा किसे कहा जाता है, तो डांग का राजा मेरे विद्वान साथियों ध्यान रखना कौन से जिले को कहते हैं, धौलपुर को कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी कि चंबल नदी राजस्थान में अवनाली का अपर्दन, यानी कि इसे कट्टा फट्टा क्षेत्र बोलते हैं, नदियों के किनारे कट्टा फट्टा क्षेत्र। और अवनाली का अपर्दन को राजस्थान में बीहड़ भूमि कहा जाता है। और इस बीहड़ भूमि को डाकुओं की दोस्तों क्या कहते हैं, शरणस्थली। और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है दोस्तों वो कहां पर है, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में है। और रोकने के लिए कार्यक्रम कौन सा चल रहा है, डांग विकास। और कब चला था, 2004 में। और कितने जिलों में चल रहा है, 8। पहला संभाग का नाम तो है भरतपुर संभाग, दूसरे का नाम है कोटा संभाग। और दोस्तों डांग की रानी किसे कहते हैं, तो उस जिले का नाम होगा करौली। और डांग का दोस्तों राजा किसे कहा जाता है, जिले का नाम क्या होगा, धौलपुर होगा। ठीक है गुरुजी, ओके साहब। अब अगली जो नदी होगी दोस्तों, यहाँ पर एक नदी और बची है, उस नदी का नाम है दोस्तों अपने, कौन सी नदी का नाम है अपने, बाण गंगा। बाण गंगा नदी देखो कहां से निकलेगी, ये भी निकलेगी जी बिल्कुल, यहां पर देखना, इधर यहां जयपुर के अंदर दोस्तों एक पहाड़ी लगती है। और जो जयपुर में पहाड़ियां लगती विद्वान साथियों, उन पहाड़ियों का नाम है विराट। और विराट की पहाड़ियां दोस्तों बताओ कौन से जिले में लगेगी, जयपुर में लगेगी। इन विराट जयपुर से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। जयपुर के बाद दौसा भरतपुर होते हुए जाती है दोस्तों, और यूपी में जाती है। और यूपी में जाकर के दोस्तों बताओ कौन सी नदी में मिल जाती है, यमुना के अंदर। पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती है। हाँ, पहले यमुना में जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में बताते हैं इसका मैदानी भाग में जाकर के पानी खत्म हो जाता, आगे की ओर बढ़ी नहीं पाता है। पहले ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में आती थी, वर्तमान में ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह का भाग है। तो यहां से देखो दोस्तों, विराट जयपुर से निकली, यमुना में जाकर के मिल जाती थी। अब देखना दोस्तों, यहां पर एक नेशनल हाईवे चलता है जिसका नाम है NH11, और 11 का नया नाम है दोस्तों 21। ये जो मैदान बनता है बाणगंगा का, इस NH11 के सारे बनता है। NH11 किसको किससे जोड़ता है, तो यहां पर आपके यूपी में एक जगह लगती है दोस्तों जिसका नाम है आगरा, और एक राजस्थान का यहां पर जिला लगता है दोस्तों, उस जिले का नाम है बीकानेर। इस आगरा से लगा करके बीकानेर तक, आगरा से लगा करके बीकानेर तक दोस्तों ध्यान रखना, एक नेशनल हाईवे जाता है NH। और वो जो NH जाता है दोस्तों, उस NH का नाम कितना है, तो उस NH का नाम बता देना दोस्तों, कौन सा है, 11। नया नाम कितना है, 21। इस NH11 के सारे कौन सी नदी मैदान बनाती है, बाणगंगा। ये बाणगंगा नदी दोस्तों राजस्थान में 2 प्रदेशों का निर्माण करती है। एक प्रदेश का नाम तो क्या होगा, खादर प्रदेश, और दूसरे नंबर का प्रदेश का नाम क्या होगा, बांगर प्रदेश। वाज, खादर और बांगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका दोस्तों कि खादर प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश क्या है। खादर का मतलब होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इधर से आराम से समझना वरना समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखना। देखो जैसे कि नदी जा रही है, यहां से पानी निकला, निकलने के बाद दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी होगी, पहाड़ों की मिट्टी, वो पहाड़ों की मिट्टी बारिश के दौरान कटेगी। कटने के बाद दोस्तों धीरे धीरे मैदान में जाएगी, आगे की ओर नदी में जाएगी, तो मैदान इस नदी के किनारों पर जाकर के, यहाँ पर जाकर के जमा हो जाएगी इस जगह, ठीक है ना। मैदान ये जो भाग है ना दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर जाकर के मिट्टी का जमाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मिट्टी जमेगी दोस्तों, तो ये हर साल जमा होगी, हर साल बारिश आएगी, हर साल यहाँ की मिट्टी आएगी, और इस
पुरानी मिट्टी के ऊपर जमा हो जाएगी। तो यानी कि वर्षा जब आती है तो वर्षा के समय नदियों के किनारों पर जो दोस्तों अपने जो नई मिट्टी का जमाव होता है, जो दोस्तों अपने जो नई मिट्टी का जो जमाव होता है, वो नई मिट्टी का जमाव होना दोस्तों क्या कहलाता है? खादर प्रदेश कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, कहने का मतलब यह है कि जब नदियां निकलती है तो नदियों के किनारों पर जो जिस प्रकार से नवीनतम मिट्टी का जमाव होता है, जब नदियां निकलती है, बारिश हर साल आती है और ये नई मिट्टी का जमाव हर वर्ष होगा, हर वर्ष। ऐसा नहीं कि 10 सालों में एक बार होगा, नहीं। नदियों के किनारों पर दोस्तों हर वर्ष प्रत्येक साल नई मिट्टी का जमाव होता है दोस्तों। उस प्रदेश को क्या कहते हैं? खादर। अब माना कि 2020 में बाढ़ आ गई नदी में, खतरनाक तरीकों पानी नदियों का किनारों बाहर निकल गयो। अब वो मिट्टी किनारों के बाहर जाके जमा हो गई यहाँ पर, इस तरीके से इस वाले भाग में दोस्तों मिट्टी जाकर के जमा हो गई। अब आप मेरे को बात बताओ कि यहाँ जो मिट्टी जमेगी वो क्या हर साल आएगी या नहीं आएगी? यहाँ पर किनारों के बाहर मिट्टी तभी आएगी जब नदियों में पानी ज्यादा आएगा, या नदियों में क्या आएगा? बाढ़ आएगा, या भारी वर्षा होगी। यानी कि नदियों के किनारे स्थित वह भाग जहां पर मिट्टी बाढ़ के दौरान जमा होती है। बाढ़ का मतलब होता है जब भयंकर वर्षा होती है खतरनाक तरीके, तब यहां पर मिट्टी जमा होगी। अब 2020 में बाढ़ आ गया, यहां पर नई मिट्टी जमा हो गई, माना कि नई मिट्टी आ गई। अब दोस्तों ध्यान रखना, 2021 में वापस बाढ़ नहीं आई, 2022 में बाढ़ नहीं आई, 2021 में नहीं आई, 22 में नहीं आई, 23 में नहीं आई, 24 में नहीं आई, 25 में नहीं आई, 26 में जाकर के वापस बाढ़ आई। तो 1 2 3 4 5 6 सालों बाद में वापस बाढ़ आई। 6 सालों के बाद यहां पर वापस मिट्टी जाकर के जमा होगी, नई मिट्टी। तो बताओ 6 सालों में यहां पर जो मिट्टी जमी थी 2020 में, वो मिट्टी पुरानी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल गुरुजी पुरानी होगी। तो नदियों के किनारे स्थित वह भाग जहां पर बाढ़ के दौरान जो नई मिट्टी आती है, बाढ़ के दौरान जो नई मिट्टी जमा होती है, उस बाढ़ के दौरान दोस्तों जो नई मिट्टी जमा होती है, उस प्रदेश को बताओ कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगर प्रदेश कहते हैं। और हर साल जो नई मिट्टी होती है दोस्तों, उस प्रदेश को क्या कहते हैं? खादर प्रदेश। यानी जो बाढ़ में जो नई मिट्टी आती है उसे कहते हैं बांगर, बाद से बाढ़, बाद से बांगर। और जो हर वर्ष जो नई मिट्टी आती है उससे क्या कहते हैं? खादर। अब ये मिट्टी पुरानी हो जाती है, जिसके कारण आप एक शब्दों में बोलो दोस्तों कि जो पुरानी मिट्टी होगी, उस पुरानी मिट्टी के विस्तार को बांगर प्रदेश कहते हैं, जबकि जो नई मिट्टी होगी उस नई मिट्टी के विस्तार को बताओ खादर प्रदेश कहा जाता है। बाढ़ के दौरान बांगर पुरानी मिट्टी आएगी, हर साल नई मिट्टी आएगी, उससे दोस्तों कौन सा प्रदेश कहेंगे? खादर प्रदेश कहेंगे। ये आपका दोस्तों बाणगंगा का मैदान है। बाणगंगा NH 11-21 के सहारे बनाती है। NH 11 आगरा से कहां जाता है? बीकानेर से। बाणगंगा विराट जयपुर से निकलती है और आगरा के निकट जाकर के फतेहाबाद, आगरा के निकट यमुना में मिलती है। दो प्रदेश बनाती, खादर और बांगर। खादर का मतलब होता है नई मिट्टी का जमाव, और बांगर का मतलब होता है बाढ़ के दौरान नई मिट्टी का जमाव या पुरानी मिट्टी का विस्तार होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आपका तीसरे नंबर का भौतिक प्रदेश जो था अपने पूर्वी मैदानी भाग, इस वीडियो में पूरा का पूरा बता चुका हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि अंत तक देखोगे तभी देखने में मजा आएगा। 2-3 मिनट देखने के बाद वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, उससे क्या होता है ना, वीडियो फिर बोरिंग सा बन जाता है। आप लोग अपनी मानसिकता ऐसी बना लेते हो, इसलिए नहीं हो पाता। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर जरूर ठोक दिया करो, चैनल का गर्दा उड़ा दिया करो। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।